गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ फिर कंटेंट्स चार कंटेंट्स और एक एक्स्ट्रा हाउ टू ऑपरेट अकील जो बताएंगे हम। और ये चारों कंटेंट भारतीय इतिहास का विकृतियां की गई, कैसे की गई ये विकृतियां, और थेलस थ्योरम एक्सरसाइज 13 और साहित्य का भाव। भारत में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव था, ये बात हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वास्तव में अभाव था। यदि उसको जुटाने की कोशिश किया जाता तो जरूर जुटता। इसके बारे में बता रहे हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के प्रारंभिक वायसराय और उसके कार्य। आज 6 लॉर्ड के बारे में बता देंगे, उसका कार्य क्या हुआ। 1857 के बाद जो उथल पुथल हुआ, उससे यहाँ कौन कौन लॉर्ड इसके बाद आए, वायसराय कौन कौन बनकर आए, 6 गो का बारे में कुछ बताएंगे और समझाएंगे ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट जगा रहे। तो पहला हमारा भारतीय इतिहास का विकृतियां की गई, इसके बारे में। भारतीय इतिहास में विकृतियां की गई और कैसे। भारत के इतिहास को आधुनिक रूप में लिखने की प्रक्रिया के पश्चात विद्वानों ने इतिहास को इतना बदल या बिगाड़ दिया कि वह अपने मूल रूप को ही खो बैठा। इसके लिए जहां कंपनी सरकार का राजनीतिक स्वार्थ बहुत अंशों तक उत्तरदायी रहा, वहीं भारत के इतिहास के आधुनिक रूप में लिखने के प्रारंभिक दौर के पश्चात लेखकों की शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, खान पान आदि का भारतीय परिवेश में एकदम भिन्न होना भी एक मुख्य कारण रहा। क्योंकि जब मेरा परिवेश था, मेरा जीने की जो शैली थी, वो अंग्रेजों में नहीं था। हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, अंग्रेजों में नहीं था, जिससे बहुत प्रभाव पड़ा। उसके मन और मस्तिष्क पर अपने अपने देश की मान्यताओं, धर्म, आस्थाओं और समाज की भावनाओं का प्रभाव पूरी तरह से छाया हुआ था। इनकी सोच एक निश्चित दिशा के लिए हुई थी, जो कि भारतीय जीवन की मान्यताओं, भावनाओं, आस्थाओं और विश्वासों से एकदम अलग थी। व्यक्ति का लेखन कार्य उसके विचारों के मूर्त रूप होता है। अतः भारतीय इतिहास का लेखन करते समय पाश्चात इतिहास लेख को विद्वानों, मान्यताओं, भावनाएं और आस्थाएं उनके लेखन में पूर्ण प्रतिबिंबित हुई है। पाश्चात विद्वानों की उसकी राजनीतिक दृष्टि से विजय जाति के वर्ष में सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठता की सोचने, धार्मिक दृष्टि से ईसाईयत के सिद्धांतों के समर्थन में उसको सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से उच्चता के गर्व ने एक क्षण को भी अपनी मान्यताओं और भावनाओं को हटकर यह सोचने की स्थिति में नहीं आने दिया कि वे जिस देश और समाज और सभ्यता का इतिहास लिखने जा रहे हैं वह उनसे एकदम भिन्न है। उनकी मान्यताएं, भावनाएं और विचार और दर्शन, उनकी आस्थाएं और विश्वास तथा उनके तौर तरीके उसके अपने देशों से मात्र भिन्न ही नहीं, कोसों कोसों दूर है। इस दृष्टि से यह भी उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य जगत में आए सभी विद्वान ईसाई मत के अनुयायी थे। अपने धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों तथा अपने देश और समाज के परिवेश के अनुसार हर बात को सोचना, तद अनुसार लिखना और अनिवार्यता थी। ईसाई धर्म की इस मान्यता को होते हुए वे ईश्वर के सृष्टि का निर्माण ईसा से मात्र 4000 वर्ष पूर्व किया था। इसके लिए यह विश्वास कर पाना कि भारत का इतिहास लाखों लाख वर्ष प्राचीन हो सकता है कठिन था। उसके पूर्वज ईसा पूर्व के जंगलों में वर्षों से जंगलों में पेड़ों की छाल पहन कर रहते थे, तो वो कैसे मान सकते थे कि भारत लाखों लाख वर्ष पूर्व मनुष्य अत्यंत विकसित स्थिति में रहता था। वे मांसाहारी थे, अतः उसके यह मान लेना कि आदि मानव मांसाहारी ही रहा होगा स्वाभाविक था। इस स्थिति में वे कैसे मान सकते थे कि प्रारंभिक मानव निरामिष रहा होगा। कहने का भाव है कि भारतीय इतिहास का हर घटना, हर तथ्य और हर कथन
वो अपने ही विचार की कसौटी पर कसकर उसके पक्ष में और विपक्ष में निर्णय लेने का प्रतिबद्ध थे। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय इतिहास की विकृतियां की गई, कैसे की गई, क्यों की गई, क्योंकि उसका परिवेश, उसका जीने की शैली, उसकी मानसिकता बहुत छोटी थी। हमारी जीने की शैली, हमारी मानसिकता, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बहुत उच्च और उच्च कोटि का था। लाखों लाख वर्ष पुराना मेरी सभ्यता को उन्होंने मात्र 400 वर्षों के काल में समेटने की कोशिश की, जिसके कारण गलतियां हुई है। हम और आगे बताएंगे। अब सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट को मैंने डील कर दिया और सेकंड पॉइंट आता है थेलस थ्योरम थी। इन द गिवन फिगर एबीसी कौन बी इज इक्वल टू कौन सी एंड बी डी बराबर सी तो प्रूव दैट डी समानांतर बीसी, डी को बीसी के समानांतर सिद्ध करने कहता है। तो कौन बी बराबर कौन सी, इसलिए ए बी बराबर सी, क्योंकि बराबर कौन के सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। अब ए बी को तोड़ते हैं, ए बी प्लस बी डी और ए बी प्लस सी, तब सी और ए बी बी डी और सी बराबर है, इसलिए कट गया, इसलिए ए बी बराबर ए। अब इसको हम ए बी बटा बी डी बराबर ए बटा सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और बी डी ए बी बी डी बराबर सी है और ए डी बराबर ए है, इसलिए ऊपर और नीचे करके इसको अनुपात में लिखा जा सकता है। और लिखने से हेंस जब अनुपात सही हो जाएगा तो हेंस डी समानांतर बी सी बाय द कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम से ये बराबर हो जाता है। इस प्रकार मैंने सेकंड जो मेरा उद्देश्य था कि एक ज्योमेट्री का भी बताते चले, ये बता रहे हैं। अब साहित्य का अभाव, भारत में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव था। इसका यह मतलब नहीं था कि भारत में साहित्य सामग्री का अभाव था तो उसको खोजा नहीं जा सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति कहानियों में मुंह पर जमान पर याद था, इसलिए उसको खोजा जा सकता था। लेकिन फिर भी हमारे इतिहासज्ञों ने, हमारे जो इतिहास लिखने आए थे, बड़ा ही भ्रमित थे। भारत के ऐतिहासिक सामग्री का अभाव, साहित्यिक कब बता रहे हैं, उसका ऐतिहासिक मैंने खत्म कर दिया है, अब साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब साहित्य में क्या क्या विकृतियां आई, कैसे कैसे लोग सोचे और कैसे इतिहास को लिख दिए, इसके बारे में मैं नोट्स तैयार किया हूं। भारतीय दृष्टि से इतिहास का विद्या विशेष है। विद्या के रूप में इतिहास का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी के देन है। ऐसा माना जाता है अतः भारत के ऐतिहासिक सामग्री की प्राचीनता असंदिग्ध है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि भारत में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव था, वास्तविकता का जानबूझकर नकारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। व्यास शिष्य लोमहर्षण के अनुसार प्रत्येक राजा को अपने समय का काफी बड़ा भाग इतिहास के अध्ययन में लगाना चाहिए और राज्य मंत्री को इस इतिहास तत्व का विद्वान होना ही चाहिए। राजा के लिए प्रतिदिन इतिहास सुनना एक अनिवार्य कार्य था। यदि प्राचीन काल में ऐतिहासिक सामग्री नहीं थी तो ये लोग क्या सुनते थे। भारत के इतिहास का आधुनिक रूप में लेखन करते समय मुख्य बात तो यह रही है कि सत्ताधारी और उसके समर्थक इतिहासकार भारत के प्राचीन सामग्री को सही रूप से प्रकाश में लाने का ही नहीं चाहते थे। इसलिए उनका प्रकाश में लाने के लिए जितने श्रम और लगन की खोज करने की आवश्यकता थी वह नहीं की गई। इस संदर्भ में कर्नल टॉड और का राजस्थान नामक ग्रंथ की भूमिका में यह कहना सर्वथा उपयुक्त लगता है कि जब सर विलियम जोन्स ने संस्कृत साहित्य की खोज शुरू की तो बड़ी आशा बंधी थी, इससे संसार के इतिहास में बहुत कुछ प्राप्त होगा, किंतु यह आशा अब तक पूर्ण नहीं हुई। इससे उत्साह के स्थान पर निराशा और उदासीनता व्याप्त हो गई। सभी मानने लगे कि भारतवर्ष का कोई भी जातीय इतिहास है ही नहीं। उसके उत्तर में एक फ्रांसीसी ओरिएंटलिस्ट के कथन को रख सकते हैं, जिसने बड़ी ही चतुराई से पूछा कि
अब्दुल फजल ने ही हिंदुओं के प्राचीन इतिहास के लिए सामग्री कहां से प्राप्त की थी? जहां तक भारत के इतिहास के ग्रंथों का प्रश्न है, इस दृष्टि से निराशा की इतनी बात नहीं है जितनी कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने दर्शाई है। मूल ऐतिहासिक ग्रंथ का अभाव के इस युग में भी एक दो नहीं अनेक ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जिसमें बड़ी मात्रा में भारत की ऐतिहासिक सामग्री सुलभ है। मुख्य प्रश्न तो संस्कृत आदि भाषाओं के ग्रंथों में इस बिखरी सामग्री को खोज कर निकालने और उससे सही परिप्रेक्ष्य में तथा उचित ढंग से सामने लाने का था, जो सही रूप में नहीं किया गया। इतना आज साहित्य के पर मैंने कुछ बताया। अब मेरा अगला, साहित्य तो था ही लेकिन लाने की कोशिश नहीं की गई और भ्रमित किया गया, कम नापा गया, तुच्छ माना गया मेरी संस्कृति को, जिसके कारण उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को उच्च दिखाने के चक्कर में सारी सभ्यता और संस्कृति का इतिहास को उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया। अब हम जो अंग्रेजों का शासनकाल 1857 के बाद जो वायसराय बने हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के प्रारंभिक वायसराय, उसके काल के बारे में। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी रहा। लॉर्ड एल्गिन का काल 1862 से 1863 ईस्वी में एक ही साथ रहा। सर जॉन लॉरेंस का 1864 से 1868 ईस्वी, लॉर्ड मेयो का 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का 1872 से 1876 और लॉर्ड लिटन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1876 से 1880 ईस्वी। उसके बाद मैं अगले क्लास में और करीब 5 या 6 और बढ़ जाते हैं वायसराय, उसके बारे में बताऊंगा। आज मात्र 6 के बारे में थोड़ा सा नोट्स तैयार किया हूं, वही पढ़कर सुनाऊंगा। बड़ा ही 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1857 में उसके गवर्नर काल में 1857 का विद्रोह हुआ, गुलाम नामी विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी, अंग्रेज का नीचे से धरती खिसक गई थी। 1858 में पारित एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का नवीन पद का सृजन हुआ। इस प्रकार भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। उसने भारत में अनेक सुधार किए, भारत की सेना का पुनर्गठित किया। अब उसने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर आधी कर दी, तोपखानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया, सैनिक व असैनिक व्यय में कमी की, पुलिस एवं न्याय विभाग में अनेक सुधार किए, सड़क, रेल एवं नारों के निर्माण कराया, शिक्षा की उन्नति हेतु कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए। इसी काल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी पारित हुआ, जिसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का स्थान दिया गया। भारतीयों का स्थान एक कार्यकारिणी में दिया गया था। मेन बात है, जब भी विद्रोह होता था तो उसकी चूल्हे हिल जाती थी और वो कुछ फेवर में सोचने लगते थे, और ऊपर से इंग्लैंड के महारानी की प्रेशर था यहाँ से धन देना। ये प्रेशर आप याद रखिएगा। और ये प्रेशर में लोग या तो सुधार करते थे, पैसा नहीं मिलता था तो रोड बनाना, सड़क बनाना नहीं बनाइएगा तो कम्युनिकेशन मीडिया नहीं रहेगा तो पैसा आएगा कैसे, और महारानी को नहीं मिलेगा तो दिक्कत था, इसके सामने हटा दिए जाते थे। दूसरा था लॉर्ड एल्गिन, जो 1862 से 1863 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के पश्चात 1862 लॉर्ड एल्गिन भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। इसका कार्य भारत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1863 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो गई। यही लॉर्ड एल्गिन मात्र 1 साल रहा, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आ गए तीसरा सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस वायसराय। सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 2 भीषण अकाल पड़े, बड़े इंपॉर्टेंट है। यही सर जॉन लॉरेंस है जिसके काल में 2 भीषण अकाल पड़े भारतवर्ष में।
और ऊपर से तो प्रेशर महारानी पे रहता था, हमको कुछ नहीं, पैसा चाहिए। और यदि अकाल पड़ा कहां से पैसा देता। वायसराय सर लॉरेंस का था शासन काल में 2 भीषण अकाल पड़ा। पहला अकाल 1866 से 1867 में पड़ा, जिसमें उड़ीसा, मद्रास प्रेसिडेंसी के बेलारी, सेलम, कोयम्बटूर, दक्षिण भारकाट और मदुरा का विस्तृत क्षेत्र प्रभावित हुआ। दूसरा अकाल 1868 से 1869 में पड़ा, जिसमें राजपूताना प्रभावित हुआ। इस अकाल में लाखों भारतीयों की मौत के मुंह में चले गए और इसके शासन काल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। अब चौथा हम आते हैं लॉर्ड मेयो का शासन काल 1869 से 1872 में। शॉर्ट नोट तैयार किया हूं और ब्रज रूप में भी मैं बताऊंगा। धीरे धीरे पहले शॉर्ट में बता देता हूं, फिर ब्रज रूप में बताएंगे। लॉर्ड मेयो वायसराय। लॉर्ड मेयो का शासनकाल भारत में अनेक सुधार हुआ। यही कारण है कि यह काल आंतरिक सुधारों के लिए जाना जाता है। अकाल के प्रकोप से रक्षा करने के लिए रेल की व्यवस्था की तथा सिंचाई के साधनों की वृद्धि की। सिंचाई में वृद्धि नहीं कीजिएगा तो फसल नहीं होगा, और फसल नहीं होगा तो कोई कर कैसे देगा, और कर नहीं देगा तो महारानी के पास पैसा कैसे पहुंचेगा, कुछ हमको भी मिलेगा। वायसराय भी कमाते थे और महारानी को ही पहुंचाते थे, इसीलिए भारतीयों पर अत्याचार करते थे। शिक्षा में सुधार हेतु अनेक प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना की, क्योंकि कम्युनिकेशन कम हो जाता था लोगों के प्रति, इसलिए इसमें शिक्षा में भी सुधार किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया। कृषि तथा व्यवसायिक उन्नति हेतु अनेक संबंधित विद्यालयों की स्थापना की। यही लॉर्ड मेयो का शासनकाल रहा। अब फिर पांचवा आता है लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से 1876, मात्र 4 वर्ष। वायसराय लॉर्ड नॉर्थ बुक के 4 वर्षीय शासन काल में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं और इसको बताऊंगा। लेकिन अभी शॉर्ट नोट तैयार किया हूं, फिर एक ब्रेक नोट करते हैं मैं बताऊंगा, और सारे वायसराय के बारे में बता देंगे कि क्या ऊपर से प्रेशर था, महारानी से प्रेशर था, पैसा भेजना था, यहाँ बार बार अकाल पड़ रहा है। तो जब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं करिएगा तो आपको पैसा मिलेगा कैसे? यहाँ के लोग जब खुशहाल नहीं होंगे तो आपको पैसा देंगे, टैक्स कहां से देंगे? इसलिए इस पर अत्याचार कर करके, भारतीयों पर अत्याचार करके काम करवाते थे और टैक्स वसूल करके कुछ अपने रखते थे और कुछ महारानी के पास जाता था। महारानी पर रियल कहानी नहीं जाता था। तो हम नॉर्थ बुक के बारे में ज्यादा उल्लेखनीय बात नहीं बता देंगे। लॉर्ड लिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है 1876 से 1880 ईस्वी में। ये बताना बहुत जरूरी है कि इनके काल में क्या हुआ। लॉर्ड नॉर्थबुक के समान ही लॉर्ड मिल्टन ने भी 4 वर्ष का शासन किया, किंतु इसका शासनकाल इतिहास में उसके भारत के विरोधी कार्यों के लिए प्रख्यात है। उसने अनेक भारतीय विरोधी कार्य किए। पहला 1877 ईस्वी में दक्षिण भारत में पड़े अकाल की उपेक्षा कर दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की उपाधि मात्र प्रदान की जाती थी। उपाधि मात्र प्रदान की जाती थी। इस दरबार का आयोजन में पानी की तरह पैसा बहाकर उसने अकाल पीड़ितों की उपेक्षा की। इस दरबार में इतना पैसा खर्चा किया। दूसरा 1887 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, भारतीयों को हथियार रहित करने के उद्देश्य उसने 1887 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार बिना लाइसेंस में कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। यह प्रतिबंध केवल भारतीयों पर लागू होता था और यूरोपियन पर नहीं होता था। चौथा, लॉर्ड मिल्टन ने द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा था। यह युद्ध ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए लड़ा गया था, इसलिए इसका अनावश्यक भार भारतीयों कोष पर पड़ा। खर्चा कहां पे? भारतीय कोष से होता था।
ब्रिटिश व्यापारियों को चौथा पांचवा ब्रिटिश व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु लॉर्ड लिटन ने विदेशी सूती कपड़े पर लगे प्रतिबंध लगे आयात कर को हटा दिया और उसका भारतीय वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लिंटन द्वारा किए गए उपयुक्त भारत विरोधी कार्यों का परिणाम स्वरूप भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी बन गए। इस प्रकार लॉर्ड लिटन ने भारत के विरोधी कार्य किया जिसके लिए उसकी प्रसिद्धि हुई। हालांकि सभी लोग भले ही दिखाने के दृष्टि से भले ही लगता हो कि भारतीय सुधार में भारत में रोड चलवाया, कम्युनिकेशन रोड बनवाया, लेकिन वे अपने सुविधा के लिए, अपने पैसा की ज्यादा कमाई के लिए ऐसा कार्य करते थे। वे कभी भी भारतीयों को फायदा नहीं समझा, फायदा के लिए काम नहीं किया, लेकिन इनकी मजबूरी थी। विक्टोरिया के पास वहां पैसा भेजना था और जो कम भेजता था उसको जल्दी वहां से ट्रांसफर हो जाता था। इसीलिए इनका कार्यकाल भी देखिएगा, किसी का जो ज्यादा क्रूर रहा उसका शासन काल ज्यादा दिनों तक रहा और जो कम क्रूर रहा उसको शासन कम दिनों तक रहा। ये बात दिखावेंगे हम बाद में, जब इसका समीक्षा करेंगे तब बताएंगे कि सब जितने वायसराय हुए उसका समीक्षा करके एक बार बताएंगे। आज इतना ही। और हाउ टू ऑपरेट यकीन पर फिर चलते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि कैसे ये YouTube चलता है, तो उसका आनंद लेते हैं और उसके बाद मैं अपना वाणी को समाप्त करूंगा। और ये देखिए, ये अपना खेत में घास चुरा कर देने जा रहा है। संग मर इस प्रकार ये कमांड भी दिया है गेट्स ऑफ अर्थ। इस नदी में बहकर आती है चंदन की नदियां। इस नदी का नाम है कोसी और ये नदी नेपाल के हिमालय से बहती हुई बिहार के रास्ते भारत में जाती होती है। और बारिश के महीने में इस नदी में आसपास के जंगल की लकड़ियां लेकर आ जाती हैं, जिसमें कुछ लकड़ियां चंदन की होती हैं। नेपाल के लोग धीरे धीरे खड़े होकर पूरी तरह से लकड़ियां आई जाती है, जिसमें से कुछ लकड़ी को चंदन की मिल जाती है। और ये वही नदी है जिसकी वजह से नेपाल बिहार में बाढ़ भी आ जाती है। इस नदी में बहकर आती है चंदन की नदियां। इस प्रकार आज मैं इतना करके समाप्त करता हूँ, बंद करता हूँ। और फिर इस प्रकार आज का मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं और इस प्रकार को ये यकीन को बंद करने का ये बंद कर दिया और समाप्ति की ओर।